हेलो एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सिंह। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीसैट की अप्रोच क्या होनी, सीसैट का बेसिक ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि यूपीएससी का जो आपका सीसैट है वो क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग के लिए आपको 33% की रिक्वायरमेंट है। कितने में 33%? हमने डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हैं, 80 क्वेश्चंस हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 हैं। मार्क्स वाइज बात की जाए तो आपको रिक्वायरमेंट है 66.66 की, और अगर क्वेश्चन वाइज रिक्वायर्ड की बात की जाए तो आपको रिक्वायर्ड है 27 क्वेश्चन की। अब 80 क्वेश्चन जो है, टोटल मार्क 200 के, एक क्वेश्चन जो है आपका वो 2.5 मार्क्स का। हमने डिस्कस किया था कि आपका 1/3 निगेटिव है, यानी कि हर क्वेश्चन जो कि आप गलत करते हो उसमें आपका 0.83 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, देन तो थोड़ा सा बेसिक सिलेबस हमने डिस्कस किया था कि यूपीएससी सीसैट का सिलेबस जो है वो आपका 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक मैथ्स, सेकंड जो है वो रीजनिंग, थर्ड जो है वो कॉम्प्रिहेंशन। मैंने आपको बताया था कि नियरली 20 to 22 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपका मैथ्स में पूछे जाते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछे जाते हैं और लगभग 30 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। किसी किसी साल कॉम्प्रिहेंशन से आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आपका 33 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ से आपका 21 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मीन्स एक आध दो क्वेश्चन जो है वो आपका ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर कोई स्टेट पीएससी की बात करे, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में जैसे बिहार है आपका सीसैट हटा दिया गया है, वहाँ सिंगल पेपर होता है, लेकिन स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करूँ, यूपी और एमपी की, तो यहाँ जो सीसैट का पेपर होता है ये 3 सेगमेंट जो हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको वहां भी मिलेंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ में। स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे, वो अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये चीजें कॉमन है, तो स्टेट के लिए भी आप अप्रोच जो है वो अपना सकते हो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए। रीजनिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्यों रीजनिंग की अप्रोच हम डिस्कस करने जा रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी में जो 3 सेगमेंट आपके हैं, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा माना जाता है कि जो आपका रीजनिंग है वो सबसे आसान आता है तीनों सेगमेंट में मिला के। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है और अप्रोच क्या होनी चाहिए रीजनिंग को लेके। तो रीजनिंग ब्रॉडली अगर बात करें तो रीजनिंग आपका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे आपका पहला जो है मेंटल एबिलिटी, सेकंड है आपका लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या है और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है, एक एक करके हम देखते हैं कि तीनों सेगमेंट में अलग अलग कौन कौन से चैप्टर्स आपके आते हैं। अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी में, मैं कहता हूं सिंपल सी बात यह है कि भाई आपका ये टेस्ट करता है मानसिक योग्यता। जब मैं आपका ये सेगमेंट स्टार्ट करूंगा तो मैं बार बार एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं कॉमन सेंस। तो जो मेंटल एबिलिटी या एज अ होल रीजनिंग जो है आपका, उसके 90% क्वेश्चन आपके बेस्ड होंगे आपके कॉमन सेंस पे, कि आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर पा रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। यूपीएससी पूरा खेल ही है आपका एनालिसिस का। जीएस के किसी भी पेपर से उठा के आपका, चाहे फर्स्ट पेपर जीएस का, चाहे आपका फोर्थ पेपर या कुछ भी ऑप्शनल है आपका, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप अपने टॉपिक का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑलरेडी वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से पीछे जा रहे हो। सेम चीज आपका रीजनिंग के साथ में है। तो मैंने कहा पहला सेगमेंट आपका रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके हैं क्लॉक है, कैलेंडर है, क्यूब एंड डाइस है, रैंकिंग टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन। मैं एक दो क्वेश्चन की अगर बात करूं, जैसे क्लॉक में मैंने कहा कॉमन सेंस है। ठीक है, क्लॉक और कैलेंडर की बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते हो कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है मैक्सिमम लोगों के साथ में, उन्होंने यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं देखा कि यूपीएससी कैसा पूछता है। पिछले 9 साल में अगर उसने क्लॉक और कैलेंडर पूछा है तो यूपीएससी कैसा पूछता है वो चीज किसी ने नहीं देखी है।
उन्होंने ये देखा कि एसएससी कैसा पूछ रहा है, रेलवे का एग्जाम कैसा पूछ रहा है, बैंकिंग कैसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले, पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी, सबसे पहले आप ये देखो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी, तो यूपीएससी कैसा किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्लॉक से। भाई क्लॉक में है क्या, बचपन से आप देखते चले आ रहे हो घड़ी, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। बट प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आप ये सोचने लगते हो कि यहाँ कुछ नया होगा। भाई नया क्या होगा, आपकी घड़ी है, मिनट की सुई है, घंटे की सुई है और सेकंड की सुई है, इसके अलावा और कुछ नया क्या हो सकता है। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप एज अ चैप्टर और रीजनिंग में पढ़ने लगोगे तो 1 घंटे के 80 मिनट हो जाएंगे या एक मिनट के 80 सेकंड हो जाएंगे। टाइम का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जो हमें पता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि यूपीएससी में पूछा यह गया था कि 12 बज रहे हैं और घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं। जनरली जब क्लॉक हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम घंटे और मिनट की सुई की बात करेंगे, हम सेकंड की सुई की बात नहीं करेंगे। ठीक है, कहा गया कि 12 बज रहे हैं, घंटे और मिनट की सुई दोनों एक साथ हैं। अब आप देखो, अगर 12 बज रहे हैं और घंटे और मिनट की सुई एक साथ हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। और इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो आप कहोगे 0 डिग्री। क्वेश्चन अगर पे आए तो क्वेश्चन हमारा था कि 12 बजे दोनों सुइयां एक साथ हैं, लगभग कितने समय बाद दोनों फिर से एक साथ होंगी। ठीक है, ऑप्शंस थे आपके, आई थिंक एक ऑप्शन था 55 मिनट, एक आपका 60 मिनट, एक आपका आई थिंक 62 मिनट और एक आपका 65 मिनट। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई 12 बज रहे हैं, अब दोनों सुइयां अगर चल रही हैं तो मिनट वाली सुई ज्यादा तेजी से चलेगी, वो आगे निकल गई। मिनट वाली सुई जब ये पूरा चक्कर फिर से घूम के 12 पर पहुंच जाएगी, ध्यान रखना है 12 से चल रही है मिनट की सुई और दोबारा वो 12 पर पहुंच रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने 60 मिनट की दूरी कवर कर ली। समय के टर्म में अगर बोलें तो 60 मिनट चल चुकी है मिनट की सुई। घंटे की सुई भी तो चली होगी, इस समय घंटे की सुई 12 से चलकर 1 पर पहुंच गई होगी। अब इतना कॉमन सेंस अगर आप लगा रहे हो तो मिनट की सुई कम से कम 5 मिनट तो और चलना चाहिए, तभी तो घंटे की सुई तक पहुंचेगी। और एक ही ऑप्शन जो था वो आपका भाई 60 + 5 ये 65 मिनट, एक ही ऑप्शन था जो आपका 65 के आसपास की वैल्यू है। ये कॉमन सेंस था, नहीं पता, कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि 65 कैसे होता है, क्यों होता है। और एग्जैक्ट आंसर जो है वो 65 भी नहीं है, वो आपका है 65 सही 5/11 मिनट। बट यूपीएससी आपसे बेसिक आइडिया जानना चाहता है, वो आपसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा है। आप एज आईएएस सेलेक्ट हो गए, आपके अंडर में हजारों क्लर्क होंगे जो कि कैलकुलेशन करने के लिए बैठे हैं। बस आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन का जो मेथड अपनाया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो वो मेथड या वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर में 2019 के क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए उसमें। और ऐसा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि यूपीएससी पूछ सकता है। क्वेश्चन में था कि एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, पहले का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को तथा दूसरे का जन्मदिन नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ा। पहले का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को तथा दूसरे का जन्मदिन नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को। यदि तीसरे का जन्मदिन 20 दिसंबर को है, उसी वर्ष यदि तीसरे का जन्मदिन 20 दिसंबर को है, तो तीसरे का जन्मदिन किस दिन पड़ा। बात क्लियर हो रही है। क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लगता है ऐसा, बट इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर 30 दिन है, दिन का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आपका महीने है, मंथ्स की बात करूं तो महीना आपका 28 का होगा या 29 का होगा, डिपेंड करेगा फरवरी पे। या तो महीना आपका 30 का होगा या तो महीना आपका 31 का होगा। अब सिंपल सी बात यह है कि अप्रैल और नवंबर दोनों की बात कही गई है, दोनों ही 30 के हैं। अब अप्रैल और नवंबर अगर दोनों ही 30 के हैं, अब देखो अगर कोई भी महीना जो 30 दिन का है, अगर 30 दिन में ये 28 दिन बोलूं
तो ये 28 दिन जो आपके 7 दिन हैं वो बार बार 4 बार रिपीट करेंगे, तो 2 ही दिन जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। ये 7 दिन जो हैं भाई सोमवार से लेके और रविवार तक ये 4 बार रिपीट करेंगे, तभी 28 होगा। 2 दिन कोई एक्स्ट्रा आएगा, 2 दिन जो एक्स्ट्रा होगा। अब यहां इसने कहा है कि सोमवार को, 5वें सोमवार को, यानी कि सोमवार पक्का है। ऐसे ही नवंबर में जाके हम चीजों को एडजस्ट करेंगे। तो सिंपल सा ये है कि इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि भाई आपको ये पता है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं और एक महीने में कितने दिन होते हैं, कितनी बार आपका सोमवार आएगा, कितनी बार मंगलवार आएगा, या कितनी बार कौन सा दिन आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। अगर आप उसको यूज करते तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती। देन आपका क्यूब एंड डाइस है, ये भी आपका डेली लेवल पे आप चीजें देखते हो डेली रूटीन में। भाई लूडो सबने खेला होगा, पासा सबने देखा है। क्यूब क्या है? घन। जिस कमरे में रहते हो आप, वो आपका क्या है? वो घन के शेप का है। जरूरी नहीं है मैं कि वो घन का शेप हो एक प्रॉपर, क्योंकि घन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिस कमरे में हो, अगर आपकी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, इसका मतलब वो कमरा जो है वो क्यूब के शेप का है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। रैंकिंग आ गया नेक्स्ट। अगेन रैंकिंग आप बचपन से, पहले से ही आप पहली क्लास से लेके भाई जब भी एग्जाम होता है हमेशा घर वाले पूछते हैं कौन सी रैंक आई। बात क्लियर हो रही है? अब रैंक में कोई आगे से भी टॉप कर रहा है, कोई पीछे से भी टॉप कर रहा है। तो रैंकिंग में हमें सबसे ज्यादा देखना क्या है कि भाई आगे वाले का इंपॉर्टेंस तो पहले भी था, अब भी है। बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, जितना आगे वाला इंपॉर्टेंट था जब रैंकिंग पढ़ेंगे उतना ही पीछे वाला इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर हो रही है? दूसरे तरीके का क्वेश्चन यहां पर एक और आता है। रैंकिंग में आपका हम टॉप और बॉटम की स्थिति में देखते हैं। यही चीज अगर आपका लाइन ऐसे हो जाए तो आपका लेफ्ट और राइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में, कि क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेड़ जो है, एक पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से भी 5वां है और दाएं से भी 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? ठीक है, अब इसके लिए रैंकिंग की जरूरत नहीं थी, आप खुद सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। सिंपल सी बस मुझे आज का उद्देश्य बस ये है आज के वीडियो का कि रैंकिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, आपकी पहचान उनसे, एटलीस्ट आप उनका नाम जानो कि हाँ ये टॉपिक्स जो है, कि जब वो कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो, आपको किताब अगर मिलती है, वो टॉपिक मिलता है, तो आपको एक आइडिया हो कि हाँ ठीक है ये जो है हमारे सीसेट में पूछा गया है या सीसेट में आ सकता है। ब्लड रिलेशन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन दिशा व दूरी, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और रैंकिंग, कि जब से आपका सीसेट का पेपर स्टार्ट हुआ है, यानी कि बैक टू 2011, 2011 से 2019 तक हर साल आपका एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, और इजी क्वेश्चन, इजी टॉपिक है, ये इजीली हो जाता है। ठीक है, बेसिक आइडिया अगर है तो। देन आपका कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। कोडिंग डिकोडिंग में सिंपल सा आपका दिया गया होता है कि भाई ए को अगर हैज लिखा जा सकता है, बी को @ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए बी ए को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल दिया। कोडिंग डिकोडिंग में और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देन नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज एसएससी और बैंकिंग दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बट अगर मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एसएससी और बैंकिंग में है। 2018 पिछले 9 साल के पेपर में, मीन्स 2011 से 2019 तक आप देखोगे तो मुश्किल से 8 या 7 क्वेश्चन आपका दोनों मिलाकर पूछा गया है। 7 या 8 क्वेश्चन, मीन्स ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो भी श्योर नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। लेकिन एसएससी और बैंकिंग वो फिक्स है कि एसएससी में 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछा जाना है, बैंकिंग में 5 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एसएससी और बैंकिंग और यूपीएससी के सीसेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। देन एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। अब एनालॉजी का मतलब सिमिलरिटी या समानता।
क्लासिफिकेशन का मतलब कि वर्गीकरण। एनालॉजी में आपको कोई चीज दी हुई होती है, मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, जैसे आपको दिया गया है इंडिया और दिल्ली, और इधर दे दिया गया है नेपाल, और ये पूछा गया कि यहां पर क्या होगा। मैंने कहा एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। पर इंडिया और दिल्ली है, इंडिया दिल्ली का अगर आप रिलेशन देखोगे तो आप कह सकते हो कि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। सिमिलरली अगर आप इधर रिलेशन देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल की कैपिटल क्या है। तो अगर आपको पता है कि भाई नेपाल की कैपिटल काठमांडू है तो आप इजिली आप वहां पर लिख सकते हो। देन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, चार चीजें आपको दी हुई होती हैं, चार में तीन जो हैं वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से सिमिलर हैं, चौथी अलग है। जो अलग है वो आपको बताना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं कि मान लीजिए आपका 8, 10, 12 और 15, ठीक है, ये चार अंक आपको दिए गए हैं। आपसे कहा गया क्लासिफाई कीजिए कि इनमें सबसे अलग कौन है। अब 8, 10, 12 और 15 अगर आपका दिया गया है तो इजिली आप कह सकते हो कि 8, 10, 12 ये तीनों आपके इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं। जो 15 है वो आपका ऑड नंबर है। तो इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये तीनों जो हैं वो आपके इवन नंबर हैं, चौथी अलग है क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है। अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगेन आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है, आप देखोगे आपको वो चीज़ खुद ही रियलाइज होगी। जो सेकंड सेक्शन है रीजनिंग का, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सेकंड पार्ट से। पहला जो है इसमें अरेंजमेंट। बहुत सारे लोग पजल के फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको अरेंजमेंट लिखा है। इसमें जो भी है आपका, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे आपका फैमिली अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, या मिसलेनियस, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट है हमको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अगेन अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने पहले भी वीडियो में बनाया था कि स्पेसिफिक सीसैट के लिए कोई किताब नहीं है। लोग पढ़ते कहाँ से हैं ये चीज़? बैंकिंग की किताब में। बट बैंकिंग की किताब में जो आता है वो प्योर पजल आता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल और इसका डिफ़िकल्टी लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं बात करूं कि अगर बैंकिंग का पजल जो है, अगर उसका डिफ़िकल्टी लेवल आउट ऑफ 10 में 9 है, तो जो यूपीएससी में पूछा जा रहा है उसका डिफ़िकल्टी लेवल कहीं 5 और 6 के बीच में है। तो आपको इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके अपना टाइम और दिमाग वेस्ट करना नहीं है। आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं जहां से वो यूपीएससी लेवल का मिल रहा है, आपको उसको सॉल्व करना है। बेस्ट वे है, लगभग पिछले 9 साल का आपके पास अगर पेपर है तो 100 क्वेश्चन के आसपास अरेंजमेंट के पिछले साल के पेपर्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। देन ये दो टॉपिक आपस में इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कि 2 ग्रुप या 3 ग्रुप दिए हुए हैं, एक डायग्राम के जरिए आपको दिखाना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 ग्रुप लिए, एनिमल, डॉग और कैट, ठीक है, जानवर, कुत्ता और बिल्ली। भाई मैं कह सकता हूं कि कुत्ता और बिल्ली दोनों ही जानवर हैं, लेकिन कुत्ता और बिल्ली में कुछ भी कॉमन नहीं है। किसी डायग्राम के जरिए अगर मुझे दिखाना है तो मैंने कहा ये एनिमल का एक डायग्राम है या ग्रुप है एनिमल का। इसी ग्रुप में कहीं आपका डॉग भी होगा और कैट भी होगा। सिलोजिज्म, न्याय संगत, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि कैसे करना है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि सिलोजिज्म का चाहे जितना आसान से आसान और चाहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एक बार आप पढ़ लोगे तो उसकी समस्याएं जो हैं वो समझ लोगे, तो कभी भी सिलोजिज्म आपको परेशान नहीं करेगा। देन जो इसका फोर्थ यहाँ पर मैंने डाल रखा है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगर 2011 से 2013 तक आप पेपर देखोगे तो लास्ट के 6-7 क्वेश्चन सीसैट के 73 से 80 या 74 से 80 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपका दिया होता था। उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई थी कि आप कहीं पे डीएम हो, कुछ हादसा हो गया, या आप किसी सेक्रेटरी लेवल पर बैठे हो, आपको पता चलता है कि आपका रिश्तेदार कहीं नकल करवा रहा है, आप क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे, इस तरीके का। तो अब वो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जब से आपका मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है तब से आपका जो फोर्थ पेपर एथिक्स जुड़ा है,
सिमिलर क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, आपको रिटर्न में लिखवाता है वो, तो वो 250 शब्दों में आपकी राय जानना चाहता है, तो अब यहाँ जनरली ये नहीं पूछा जाता है, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। देन स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ध्यान रहे कि सिलोजिज्म में भी जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट होता है वो कथन और निष्कर्ष का होता है, और यहाँ भी कथन और निष्कर्ष का फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपका कथन और निष्कर्ष का है, कौन सा आपका सिलोजिज्म का है। अब इन क्वेश्चंस, इन चारों टॉपिक्स में आप देखोगे तो स्टेटमेंट आपका चारों में है, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एजम्पशन, कथन पूर्वधारणा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ये है, बट क्योंकि ये तीनों चारों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, तो हमको ये पढ़ना है कि भाई कथन और पूर्वधारणा क्या है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि एजम्पशन क्या होता है, तो इस टॉपिक में प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। आर्गुमेंट क्या है, तर्क क्या है, अगर वो चीज़ समझ में आ गया तो समस्या जो है समाधान यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देन कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही, ठीक है। जो थर्ड सेक्शन है वो नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिकली जो आपके फिगर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं। हर साल आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका यूपीएससी के सीसेट में पूछा जाता है। पहला सेक्शन इसमें जैसे पहला टॉपिक जो है मिरर इमेज और वाटर इमेज। कोई भी फिगर दे देगा, आपसे कहेगा कि भाई ए है, मान लो ये मिरर की पोजीशन है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, या मिरर आपका यहाँ रखा है तो यही आपका वाटर इमेज होता है, इसका मिरर आपका क्या बनेगा। सेकंड है आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर। कोई आकृति दे रखी है, कोई आपको फिगर दे रखा है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 4 हिस्सों में आपका लेटर सपोज ऐसा कुछ, ये हिस्सा आपका और ये हिस्सा, चौथा हिस्सा जो है वो इनकम्प्लीट है। आपको 4 ऑप्शन देगा, आपसे कहेगा चौथे हिस्से में क्या आना चाहिए। एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृतियां, एक छोटा सा कोई फिगर आपको यहाँ पर दे देगा और इसके बाद में आपको 4 ऑप्शन देगा। आपको ये देखना ये आकृति, ये वाली आकृति जो है वो किस ऑप्शन में आपको मिलेगी। जैसे यहाँ एक हिस्सा था, कंप्लीट करना था, यहाँ ऑलरेडी एक हिस्सा दिया है, आपको खोजना है कि वो हिस्सा 4 कंप्लीट फिगर में से किस में से आएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज को मोड़ना और काटना। भाई कोई कागज है, आपको डिफरेंट तरीके से वो कहेगा कि फोल्ड किया गया है, इसको पहले ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ काट दिया गया कुछ हिस्सा। तो जब फिर से कागज खोला जाएगा तो आपको कौन कौन सा हिस्सा कटा मिलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना। कोई एक कॉम्प्लेक्स फिगर आपको दे देगा, ऐसे है, आपसे कहेगा कि इसमें आप त्रिभुज काउंट करो, कितने ट्रायंगल्स होंगे, या ऐसा दे रखा है, आपसे कहेगा कि आप स्क्वायर काउंट करो, वर्ग काउंट करो, ठीक है। देन सीरीज क्लासिफिकेशन, फिर से सीरीज और क्लासिफिकेशन, आपको अगर ध्यान हो हमने मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन में भी सीरीज और क्लासिफिकेशन की बात की थी, ठीक है। बट फर्क क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सीरीज जो है या तो नंबर सीरीज होगी या अल्फाबेट सीरीज होगी, या तो संख्याएं यूज हुई होंगी या आपके अल्फाबेट यानी कि ए से जेड तक। क्लासिफिकेशन में भी यही, चाहे जीएस का कोई पार्ट लेके कुछ 4 चीजें दी हुई होंगी, चाहे अल्फाबेट्स यूज होंगे, चाहे आपका नंबर्स यूज होंगे। लेकिन जब फिगर रिलेटेड में आएंगे तो वही सीरीज और क्लासिफिकेशन जो है वो फिगर टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। 2011 और 12 का पेपर अगर आप देखेंगे सीसेट का तो वहां पर सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग का। देन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे 2017 का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ग्राफ एक दिया हुआ था, कुछ ऐसा करके, ऐसा एक ग्राफ था, उसमें दिया हुआ था कि एक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ऐसा है कि एक आदमी ने कहीं खाना खाया और वो बीमार हो गया, बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, फिर अलग अलग कंडीशन थी, तो वो उस बेस पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। जो अप्रोच होगी, जिनको आइडिया है, एक बार तो मैंने चैप्टर्स का आइडिया दे दिया। अगेन फिर से ध्यान रखना है कि एसएससी और बैंकिंग और सीसैट तीनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी और सीसैट में क्या डिफरेंस है, बैंकिंग और सीसैट में क्या डिफरेंस है, कौन से टॉपिक हम एसएससी से उठा सकते हैं, कौन से टॉपिक हम बैंकिंग से उठा सकते हैं, ठीक है।
तो अप्रोच जो है उसी आधार पर हम डिसाइड करेंगे। जब एक एक टॉपिक, जिन लोगों की तैयारी पहले से है वो लोग अपना रिवाइज करें चीज़ें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, कुछ प्रैक्टिस सेट इस तरीके से। जिन लोगों की तैयारी नहीं है तो मैं बता दूं कि ट्यूसडे से, जो आने वाला ट्यूसडे है मंगलवार, आई थिंक 2 जून है, 2 जून से हम लोग शाम को 7 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सीसैट की, ठीक है। 7 से 8 आपकी 1 घंटे की लाइव क्लास होगी। पहला सेगमेंट हम रीजनिंग ही स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद में धीरे धीरे और सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ इस टाइम को बढ़ा दिया जाए तो हम देखेंगे, अगर टाइम पॉसिबल है तो इस टाइम को हम और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने रीजनिंग का सिलेबस आज डिस्कस किया है, कल जो है, जो हमारा एक दूसरा सेगमेंट है मैथ्स वाला, हम उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, कैसे वहाँ पर किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के वो अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर डाउट को क्लियर करें। ओके, थैंक यू।